नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सबसे बड़ी खबरें पूरी रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। लंबे समय से विदेशी चंदा हासिल कर रहे तमाम एनजीओ पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने करीब 9000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं। सरकार ने ये कार्रवाई फेरा कानून के आरोप के उल्लंघन में की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 16 अक्टूबर 2014 को इन एनजीओ को नोटिस जारी कर 1 महीने के भीतर अपना सालाना रिटर्न दाखिल करने को कहा गया था, जिसमें यह भी बताना था कि उन्हें अभी तक कितना विदेशी चंदा मिला है और इसका सोर्स क्या है और इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। इनमें कुल 10,344 एनजीओ को नोटिस भेजा गया था, जिसमें सिर्फ 229 ने जवाब दिया। जिसके बाद सोमवार को सरकार ने अधिसूचना जारी करके FCRA के तहत इन सभी एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर दिया है। अभी तक जिन एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें 510 ऐसे भी एनजीओ हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ। विदेशी दौरे पर पीएम के दिए बयानों पर आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम ने विदेशों में देश की छवि खराब की है। राज्यसभा में कांग्रेस के आनंद शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश के अब तक सभी प्रधानमंत्रियों का अपमान किया है। वहीं जेडीयू भी कांग्रेस के इन आरोपों के समर्थन में आ गई है। इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में आनंद शर्मा और मुख्तार अब्बास नकवी के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि सरकार की ओर से अरुण जेटली ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया और साथ ही ये चेतावनी भी दी, अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर चर्चा करती है तो कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। 14 अप्रैल को जर्मनी की जमीन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आज से पहले भारत भीख मांगता था, भीख नहीं मांगेगा। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पीएम ने यूरोप के दौरे के दौरान कहा था कि 60 साल में जो देश में गंदगी फैलाई गई है वो उसे साफ करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सचखंड एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर आज पंजाब के किसानों से मिलने पहुंचे। अंबाला पहुंचने पर पंजाब कांग्रेस नेताओं ने उनका बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अंबाला से सड़क के रास्ते राहुल मंडी गोविंदगढ़ के लिए रवाना हुए। इससे पहले वो सरहिंद में रुके और किसानों से मुलाकात की। इसके बाद वो मंडी गोविंदगढ़ के लिए रवाना हो गए, जहां वो किसान मंडियों का दौरा करेंगे, साथ ही किसानों की समस्याएं भी सुनेंगे। इसके बाद वो एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना का दौरा करेंगे। राहुल आज रात खन्ना में ही रुकेंगे। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। एक ओर जहां दिल्ली सरकार के मंत्री जितेंद्र तोमर की लॉ की डिग्री फर्जी पाई गई है, वहीं दूसरी ओर पार्टी से निकाले गए प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल के केस लड़ने से मना कर दिया है। सोमवार को तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस बात की पुष्टि की थी कि यूनिवर्सिटी के मुताबिक उनके पास तोमर की डिग्री का कोई रिकॉर्ड नहीं है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में दिया गया सीरियल नंबर तोमर का नहीं किसी और का है। आपको बता दें कि जितेंद्र तोमर की अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद की ग्रेजुएशन की डिग्री भी फर्जी बताई जा रही है। इस खुलासे के बाद भी आम आदमी पार्टी की ओर से तोमर पर किसी भी कार्रवाई का संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सवाल पहली बार नहीं खड़े हुए हैं। इससे पहले भी पार्टी से निकाले गए प्रशांत भूषण ने आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए थे। गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान गजेंद्र सिंह को पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया गया था। बताया जा रहा है कि मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस को 2 अहम चश्मदीद मिले हैं, जिनका दावा है कि पेड़ पर चढ़ने के लिए गजेंद्र को कुछ लोग लगातार उकसा रहे थे। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इन दोनों को पूरे मामले में गवाह बना सकती है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की जंतर मंतर पर रैली के दौरान दौसा के किसान गजेंद्र सिंह ने पेड़ पर फांसी लगा ली थी। रैली में खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद थे और गजेंद्र के फांसी पर लटकने के बाद भी वो अपना भाषण देते रहे थे।
दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में गजेंद्र सिंह की मौत को एक हादसा करार दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में सामने आया नया मोड़ आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई सारे विकास संबंधी फैसले लिए गए। इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला था कुशीनगर के एयरपोर्ट का फैसला। इसको अब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। 2008 में पीपीपी मॉडल पर पर्यटन विभाग के माध्यम से इस काम को पूरा किया जाना था, लेकिन 7 साल के बाद अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि इसे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट पूरा करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला नई तहसीलों को लेकर के था। बुंदेलखंड में पाली मंडावरा ललितपुर जिले में आती है। इसके अलावा मथुरा में गोवर्धन, इसके अलावा आजमगढ़ में मार्टिनगंज नई तहसीलें होंगी। राजस्व विभाग हालांकि 9 तहसीलें चाहता था पूरे प्रदेश भर में, लेकिन फिलहाल 4 तहसीलों को हरी झंडी दी गई है। कई नई तहसीलें बनेंगी, जिसमें आजमगढ़ है और मथुरा में गोवर्धन, ललितपुर में पाली और मंडावरा। ये ललितपुर की तहसीलों की मांग बहुत पुरानी थी। इसके साथ साथ जनेश्वर मिश्रा पार्क का है कि जिसमें कुछ चीजें बदली हैं, उन चीजों को शामिल करके जनेश्वर मिश्रा पार्क बनेगा। यूपी कैबिनेट में कई और भी महत्वपूर्ण फैसले हुए, जिसमें जनेश्वर मिश्रा पार्क, मेट्रो परियोजना, इसके अलावा आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को भी लेकर के कई सारी सहूलियतों की घोषणा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से की गई। कानपुर देहात जिले के कई बदहाल किसान अभी भी मुआवजे की आस लिए जिले के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। मुआवजा राशि न मिलने की वजह लेखपाल की रिपोर्ट मानी जा रही है। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि लेखपाल द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है और जिन लोगों ने रिश्वत दी उन्हें मुआवजा मिल गया और जिन्होंने नहीं दी वे आज भी मुआवजे से कोसों दूर हैं। जिलाधिकारी की शिकायत के बाद भी पूरे जिले में एक भी लेखपाल की जांच नहीं हुई है। भोगनीपुर तहसील के श्याम सुंदर इलाके के लेखपाल का तो वो कारनामा सामने आया है जिसे लेकर अब जिले के अधिकारी भी सकते में हैं। रिश्वत न मिलने पर लेखपाल ने शंकर नाम के शख्स को सभी सरकारी दस्तावेजों में मृत दिखा दिया है। लेखपाल यहाँ जो है बहुत गड़बड़ घोटाला कर रहा है। ये जो चेकें बैठी हैं इनमें बहुत से जो है हेरा फेरी की है। मामला सिर्फ ये लेन देन की वजह से ये गलत कर रहा है। हमारी भी चेक में इसने जो है गड़बड़ी की है। सरकारी दस्तावेजों में मरा हुआ शंकर अब एसडीएम से लेकर डीएम तक खुद को जिंदा साबित करने के लिए भटक रहा है, लेकिन अब तक जिले के किसी भी अधिकारी ने शंकर की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है। नोएडा डीएनडी टोल को फ्री कराने की मांग को लेकर नोएडा के उद्योगपति प्राधिकरण के चेयरमैन रामारमन से मिले। डीएनडी टोल को फ्री कराने की जी मीडिया की मुहिम को देखते हुए तमाम जो समाज सेवी संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं या उद्योगपति हों, लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि डीएनडी टोल को फ्री कर दिया जाए। रामारमन के साथ हुई उद्योगपतियों की मीटिंग में कहा गया कि नोएडा में 8000 इकाई हैं जिनके लोग रोजाना डीएनडी से आना जाना करते हैं और एक अलग से अननेसेसरी जो बर्डन है वो इन इकाइयों के मालिकों पर या इनसे मिलने वाले लोगों पर डाला जा रहा है। तो जल्द से जल्द डीएनडी को टोल फ्री कराने की मांग इस मामले में की गई। फिलहाल रामारमन ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस मुद्दे को लेकर शासन को अवगत कराएंगे और इस डीएनडी टोल के मामले को कोर्ट में होना भी बताया। फिलहाल उद्योगपतियों का कहना है कि जल्द से जल्द डीएनडी अगर टोल फ्री हो जाता है तो उनको काफी राहत मिलेगी। गोरखपुर के बेलीपार इलाके में अज्ञात बाइक सवारों ने एक मां बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। बेलीपार के चारपान गांव में हुई इस गोलीबारी और डबल मर्डर के बाद दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले के पीछे पैसों के लेन देन का विवाद है। बताया जा रहा है कि सोमवार को खजनी थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन में प्रेम नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात में मारा गया ऋषिकेश नाम का शख्स पहले मारे गए प्रेम का रिश्तेदार था। अब तक यह है कि घटना हुई है और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पहुंचे हैं और एक सोहपति पांडे हैं और उनके पुत्र हैं ऋषिकेश पांडे। तो हत्या हुई है, मौके पहुंची है। जैसे ही विवेचना चल रही है, जो भी सत्य आएगा जल्दी खुलासा हो जाएगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बसपा के पूर्व सांसद
कपिल मुन करवरिया और उनके भाई सूरज भान करवरिया को आज इलाहाबाद की जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दोनों भाइयों पर पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव की हत्या का आरोप है। गौरतलब है कि अगस्त 1996 में इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके के कॉफी हाउस के पास में जवाहर यादव की 3 लोगों सहित हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में 4 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें 3 करवरिया बंधु थे। भाजपा के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया जो इस समय जेल में हैं, उसके अलावा बसपा के पूर्व सांसद कपिल मुन करवरिया और उनके छोटे भाई सूरज भान करवरिया का नाम भी इस हत्याकांड में आया था। कपिल मुन करवरिया और सूरज भान करवरिया को अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत पर स्टे था, लेकिन स्टे खत्म हो जाने के बाद आज इलाहाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और उसके तहत अब इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिल्ली एक बार फिर से आतंकवादियों के निशाने पर है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट भेजा है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पर यूएवी यानी कि ड्रोन के जरिए आतंकी हमले हो सकते हैं। खुफिया एजेंसी ने ड्रोन खरीदने वाले और बेचने वालों पर नजर रखने और उनकी शिनाख्त करने के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने अलर्ट को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर रही है, लेकिन इस बार जानकारी बेहद पुख्ता है। मुरादाबाद में बीते 16 अप्रैल को हुई दिन दहाड़े फायरिंग का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों में आपस में ही फायरिंग हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इस घटना में घायल बदमाश दरअसल गलती से गोली चलने के चलते जख्मी हुआ। उसे उसी के एक साथी की गोली लग गई। दरअसल गोली चलाने वाला बदमाश पुरानी रंजिश के चलते एक निर्यातक और एक ड्राइवर की हत्या करने के लिए पहुंचा था, लेकिन गोली पहले ही चल गई, जिसमें उसी का साथी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक यह सब कुछ खुद को एसपी कार्यकर्ता बताने वाले सुरेंद्र वाल्मीकि के इशारे पर किया गया। इस घटना के खुलासे के लिए हम लोगों ने कई टीमें लगाई हुई थी। जो पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है, आज 3 अभियुक्त जो गिरफ्तार करके भेजे गए। एक पूछताछ में सारी घटना इन लोगों ने स्वीकार की है। इसके अलावा जो एक अभियुक्त जिससे गोली चली थी वो अभी फरार है, राजकमल नाम का। उसके लिए हम लोग प्रयासरत है कि जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने कथित एसपी कार्यकर्ता और घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस फरार साथी की तलाश में जुट गई है। नेपाल त्रासदी में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये आंकड़ा 4,500 के पार हो गया है। वहीं घायल लोगों की संख्या भी 8,000 के आसपास हो गई है। तबाही के चलते आशंका ये जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा 10,000 के पार हो सकता है। नेपाल के 75 में से 30 जिलों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है और अभी भी मलबे के नीचे काफी लोग दबे हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन बारिश इसमें बाधा बन रही है। वहीं भारत की ओर से लगातार नेपाल को मदद दी जा रही है। पीएम ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नेपाल बॉर्डर पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि राहत पहुंचाने के लिए कई मंत्रियों को बिहार भेजा गया है। नेपाल में आई आपदा के बाद भारत लगातार युद्ध स्तर पर ऑपरेशन मैत्री के जरिए नेपाल के लोगों की मदद कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। भारत नेपाल भूकंप ने एक बार फिर सदियों पुराना सवाल दोहरा दिया है कि आखिर कब ऐसी दैवीय आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी संभव हो सकेगी। आर्थिक विज्ञान अभी तक ऐसा कोई संयंत्र इजाद नहीं कर सका है, लेकिन कानपुर के एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का दावा है कि भूकंप के तमाम रहस्य सनातन उपनिषदों में छिपे हुए हैं। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेटें हैं और जब ये प्लेटें अपने स्थान से खिसककर एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन प्लेटों में मूवमेंट बना रही है? इस सवाल का उत्तर अभी खोजा जाना बाकी है। टोरंटो यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चर इंजीनियर एनके अग्रवाल ने आधुनिक और पुरातन विज्ञान के फ्यूजन से एक फार्मूला तैयार किया है जो धरती, चंद्रमा और सूरज के बीच चुंबकीय रिश्ते का विश्लेषण करता है। जिस तरह विज्ञान मानता है कि चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक उसी तरह इंजीनियर अग्रवाल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत चंद्रमा के प्रभाव से भूगर्भीय प्लेटों में हलचल होने की बात साबित करते हैं। इस फार्मूले के आधार पर यह भारतीय इंजीनियर
2 दशकों से भूकंप और ज्वालामुखी की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। इन भविष्यवाणियों को कई देशों में मान्यता मिल चुकी है और उनके कई पेपर्स अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। हाल ही में आए भूकंप के बाद हम कितने सेफ हैं, इस चीज को जी संगम की मुहिम का असर नोएडा में देखने को मिला। नोएडा के जिलाधिकारी ने नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साथ अग्निशमन विभाग, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ एक मीटिंग आयोजित की और इस मीटिंग में आदेश दिया गया है कि नोएडा में जितनी भी निर्माणाधीन साइट हैं उन सब की जांच की जाए कि वो भूकंप रोधी है या नहीं है। साथ ही अग्निशमन विभाग को भी कहा गया है कि वो ये जांच कर ले कि अग्निशमन के जो भी उपकरण है वो इन बिल्डिंगों में पर्याप्त लगाए गए हैं, नहीं लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने इस मीटिंग में ये भी कहा कि 24 मंजिल से ऊंची वाली जो इमारतें हैं उनकी आईआईटी के इंजीनियर को देख रेख में उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए। ये नोएडा सिस्मिक जोन 4 में आता है, इसलिए जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हमने बुलाई थी ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो प्राधिकरणों से माध्यम से जो नक्शे स्वीकृत हो रहे हैं और कंप्लीशन हो रहा है उसमें नियमों का पालन हो रहा है। कंप्लीशन से पहले आवश्यक नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार जांच हो रही है या नहीं हो रही है। अग्निशमन विभाग और जिलाधिकारी का मानना है कि अगर इन बिल्डिंगों में तमाम नियम कायदों को पूरा नहीं किया गया तो इनके खिलाफ सील करने की कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मदद के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और राहत सामग्री भेजी जा रही है। यूपी से आज करीब 28 ट्रक राहत सामग्री नेपाल के लिए रवाना की गई है। सीएम अखिलेश के निर्देश पर राजेंद्र चौधरी ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन ट्रकों में पानी की बोतलें, खाने पीने का सामान और बिस्किट भेजे गए हैं। इसके पहले कल भी यूपी सरकार की ओर से 18 ट्रक राहत सामग्री भेजी गई थी जो आज नेपाल पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, यूपी परिवहन विभाग ने 82 बसें नेपाल भेजी है जबकि 18 और भेजी जा रही हैं। जबकि सूबे से 45 डॉक्टर भी अपनी सेवाएं देने के लिए नेपाल के भरतपुर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वहां लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाए। 26 अप्रैल को 21 ट्रक भेजे गए थे और आज 28 अप्रैल को 28 ट्रक भेजे गए हैं। प्रदेश सरकार ने इसके अलावा नेपाल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए गोरखपुर और नेपाल के बीच बस सेवा शुरू कर दी है। अब देश के साधु सन्यासियों को भी परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। अखाड़ा परिषद की तरफ से एक मीटिंग में यह फैसला किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित सभी अखाड़ों की एक बैठक में यह फैसला किया गया है कि अब अखाड़ों के सभी सदस्यों के लिए एक परिचय पत्र जारी किया जाएगा। इसमें सभी अखाड़ों के अंतर्गत आने वाले साधु सन्यासियों को एक परिचय पत्र इशू किया जाएगा जिसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता और संबंधित अखाड़े की पूरी जानकारी होगी। अखाड़ा परिषद की माने तो इन दिनों पूरे देश में साधुओं की एक भीड़ सी आ गई है जिसमें असली और नकली साधु का भेद करना काफी मुश्किल हो गया है और यही वजह है कि अखाड़ों के साधु संतों की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने यह फैसला किया है। क्या होगा कि जो फर्जी संत महात्मा बनकर लोग घूम रहे हैं उन पे अंकुश लग जाएगा। अगर ऐसा होगा, प्रचार किया जाएगा तो लोग जहाँ हम जिस क्षेत्र में फर्जी संत जाएंगे उनसे पूछेगा भाई आप किस अखाड़े के साधु हैं, तो अगर परिचय पत्र ठीक नहीं है तो उनको नहीं माना जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले नासिक के महाकुंभ से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज घोषणा की कि इस वित्तीय वर्ष को अब बाल और मातृ सुरक्षा की दृष्टि से उनके स्वास्थ्य को लेकर के मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही किसान वर्ष के रूप में इस साल को मना रही है। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अखिलेश यादव सरकार ने पिछले 3 सालों में कई महत्वपूर्ण काम किए। इसमें 108 सेवा, 102 सेवा, इसके अलावा अस्पतालों में चिकित्सा मुफ्त, दवाइयां मुफ्त, कई तरीके के ऐसे प्रयोजन सरकार की ओर से किए गए, नई परियोजनाएं लाई गई जिनको लेकर के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लगातार इस बात का दावा करते रहे कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पिछले काफी समय से बेहतर हुई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में ये बात कही कि तमाम सारे वो मापदंड जिनके तहत ये माना जाता है कि राज्य का स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो बेहतर हुआ है, उस दृष्टि से उन मापदंडों पर उत्तर प्रदेश पिछले 3 सालों में खरा उतरा है। कई संस्थाओं ने भी इस बात का अप्रूवल आज के कार्यक्रम में दिया जो राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास पर मनाया गया। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन इस स्वास्थ्य सेवाओं के हालात
कितने बेहतर हुए हैं इसकी जमीनी हकीकत तब पता चलती है जब डॉक्टरों के आंकड़े, डॉक्टरों की उपलब्धता, साथ ही साथ कुपोषण के आंकड़े देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 42% कुपोषण का आंकड़ा है और महिलाओं की भी स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं बताई जा रही।